नमस्कार। सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर महेंद्र खारडिया, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। प्रिय विद्यार्थियों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसमें हम आज बातचीत करेंगे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चॉइस और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27। सभी विद्यार्थी पूरा ध्यान से सुने, क्योंकि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आपके मेन एग्ज़ाम और जो कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स, कंपटीशन से संबंधित एग्ज़ाम्स आपके जो लगते हैं, उसमें इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जाते हैं। तो पूरा ध्यान से सुने और इसको साथ साथ नोट करते भी जाइए। भारतीय लेखा मानक चॉइस जो संबद्ध पक्ष प्रकटीकरण से संबंधित है। भारतीय लेखा मानक चॉइस के अंतर्गत एक सत्ता के किसी संबद्ध पक्ष के साथ किए गए व्यवहारों का प्रकटीकरण करना है। अब संबद्ध पक्षों में कौन कौन से जो पक्ष हैं उसको सम्मिलित करते हैं, उनकी सूची इस प्रकार है। माता पिता, सहायक कंपनियां, सग्गिक सहायक कंपनियां, सत्ता के सहयोगी या सहचारी तथा समूह के अन्य सदस्य, सत्ता के प्रमुख प्रबंध कर्मचारियों के सदस्य अथवा सत्ता की नियंत्रक कंपनी अथवा उनके परिवार के निकट सदस्य, नियंत्रक व्यक्ति, संयुक्त नियंत्रण अथवा सत्ता पर काफ़ी प्रभावशाली व्यक्ति व उनके परिवार के सदस्य, रोजगार के पश्चात की लाभ योजनाएं, सत्ताएं अथवा उनके समूह का कोई भी सदस्य, प्रमुख प्रबंध कर्मचारियों द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं अथवा उनके माता पिता। ये पक्ष हैं जिनके जो हमारे संबद्ध पक्ष हैं और इनके संबंध में प्रकटीकरण करना भारतीय लेखा मानक चॉइस। वित्त प्रदान करने वाले सत्ता के साथ मात्र उनके सामान्य लेन देन के कारण संबद्ध पक्ष नहीं होंगे। वित्त प्रदान करना मतलब आपको जो रेवेन्यू प्रदान करते हैं, फाइनेंस आपको प्रदान करते हैं, प्रदान करने वाले सत्ता के साथ मात्र उनका जो सामान्य लेन देन है उनके कारण वो संबद्ध पक्ष नहीं होंगे। प्रबंध द्वारा सत्ता की नियंत्रक कंपनी का नाम प्रकट करेंगे और यदि वे अलग हैं तो अंतिम नियंत्रक पक्ष, एक नियंत्रक व उनकी सहायकों के मध्य संबंधों को प्रकट किया जाएगा। उनके मध्य हुए व्यवहारों का ध्यान किए बिना। इसमें यदि एक नियंत्रक व उसकी सहायकों के मध्य संबंधों को प्रकट किया जाएगा, उनके मध्य हुए व्यवहारों का ध्यान किए बिना। जहाँ संबद्ध पक्ष के मध्य एक निश्चित अवधि में व्यवहार किए गए होते हैं, प्रबंधकों द्वारा संबंधों की प्रकृति, उनके साथ किए गए व्यवहारों को भी एवं अदत्त शेषों, जिनमें वचनबद्धताएं भी सम्मिलित हैं, का प्रकटीकरण करना चाहिए। इन सूचनाओं से वित्तीय विवरणों के प्रयोगकर्ताओं को संबंधों को संभावित प्रभाव की जानकारी हो सकेगी। संबंध पक्षों का प्रकटीकरण, संबंधों की श्रेणी,
तथा प्रमुख व्यवहारों के अनुरूप करना चाहिए। समान प्रकार की मदों का प्रयोग करके प्रकट किया जा सकता है। उस स्थिति को छोड़कर जबकि संबद्ध पक्ष व्यवहारों का वित्तीय विवरण पर प्रभाव की अलग जानकारी आवश्यक है। संबद्ध पक्षों का प्रकटीकरण संबंधों की श्रेणी तथा प्रमुख व्यवहारों के अनुरूप करना चाहिए। समान पक्षों की मदों का प्रयोग करके प्रकट किया जा सकता है। उस स्थिति को छोड़कर जब संबद्ध पक्ष व्यवहारों का वित्तीय विवरणों पर प्रभाव की अलग से जानकारी आवश्यक है। नेक्स्ट जो हमारा है पृथक वित्तीय विवरण, भारतीय लेखा मानक 27। जब कोई सत्ता अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उपक्रमों में विनियोजन करती है अथवा वह चयन करती है अथवा अधिनियम द्वारा आवश्यक है तो उनके लेखांकन के लिए इस मानक का प्रयोग किया जाता है। अर्थात पृथक वित्तीय विवरणों को तैयार करना। पृथक वित्तीय विवरण वे होते हैं जो नियंत्रक कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं अथवा एक विनियोजक जिसका संयुक्त नियंत्रण हो अथवा एक विनिवेश की प्रभाव रखने वाली कंपनी जिसमें विनियोगों का लागत मूल्य पर अथवा भारतीय लेखा मानक 109 के अनुरूप लेखांकन किया जाएगा। वित्तीय विवरण जिनमें इक्विटी रीति लागू की जाती है वे पृथक वित्तीय विवरण नहीं होते हैं, उन्हें संगठित वित्तीय विवरण कहा जाता है। इस प्रकार एक सत्ता जिसकी कोई सहायक अथवा सहचारी अथवा किसी संयुक्त उपक्रम में संयुक्त साहसी का हित में हो और वह भी संयुक्त वित्तीय विवरण नहीं होते हैं, वे भी संयुक्त वित्तीय विवरण नहीं होते हैं। पृथक वित्तीय विवरणों को सभी लेखा मानकों के प्रावधानों के अनुरूप बनाए जाते हैं निम्नलिखित को छोड़कर। जब एक सत्ता पृथक वित्तीय विवरण तैयार करती है तो उनकी सहायक कंपनियां संयुक्त उपक्रमों में किए गए विनियोगों को लागत मूल्य अथवा लेखा मानक 109 के अनुरूप उनका लेखांकन किया जाएगा या लेखांकन करना होगा। ऐसी सत्ता द्वारा प्रत्येक वर्ग के विनियोग पर समान लेखांकन लागू करना होगा। लागत पर लेखांकन किए गए विनियोगों का लेखा मानक 109 के अनुरूप लेखांकन करना होगा। विक्रय के लिए रखी गई गैर चालू संपत्तियों एवं बंद परिचालनों का जब ऐसा वर्गीकरण विक्रय हेतु रखी गई अथवा उन्हें निस्तारण समूह में रखकर विक्रय हेतु रखी गई के रूप में वर्गीकृत करें तो ऐसी परिस्थितियों में भारतीय लेखा मानक 109 के अनुरूप लेखांकन किए जाने पर विनियोगों के मापन में परिवर्तन नहीं करते हैं। जब किसी सत्ता के लिए लाभ प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है तो एक सहायक कंपनी एक संयुक्त सास अथवा एक सहचारी से प्राप्त लाभांश की पहचान या उसको मान्यता दी जाएगी। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी विद्यार्थी भारतीय लेखा मानक जो हैं उनकी एक सूची तैयार करें और प्रत्येक के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए ताकि जब एग्ज़ाम में आप बैठें तो इसका फ़ायदा आपको पूरा मिले। जो जो वीडियो मैंने पोस्ट किए हैं
उन सब का आपको अध्ययन करना है और उनके नोट्स तैयार करने हैं, ताकि जब एग्ज़ाम में आप जाएं तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो और आपकी स्टडी है बहुत अच्छी रहे और एग्ज़ाम में आप मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त कर सकें। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।